ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, हमारा राइजिंग सिटी प्रोग्राम सन सिटी जोधपुर की सीमाओं को लांघकर देश और यहां तक कि देश से बाहर 7 समंदर पार देशों तक अपनी कामयाबी के परचम लगातार फहरा रहा है। और इसका प्रमाण है, इसकी साक्षी है हमारे विदेशों में बसे वो प्रवासी राजस्थानी, वो प्रवासी जोधपुर से के रहने वाले, या वो प्रवासी जो कला और संस्कृति को प्रेम करते हैं और शिद्दत के साथ जुड़े हुए हैं हमारी कला और संस्कृति से। उन लोगों के फोनो कॉल, उन लोगों के वीडियो कॉल, उन लोगों के मैसेजेज हमारे हौसले को लगातार इजाफा कर रहे हैं। और यही कारण है कि राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरक्की दिन पर दिन एक कामयाबी के शिखर की तरफ लगातार कदम बढ़ाती जा रही है। और इन सब के पीछे हमारे राइजिंग सिटी के राइजिंग स्टार हैं, जिनकी चमक ने देश और दुनिया में वो काम के ट्रैक को पकड़ा है और उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमारा राइजिंग सिटी प्रोग्राम ऐसे राइजिंग स्टार्स की चमक से रिफ्लेक्ट कर रहा है। आज राइजिंग सिटी प्रोग्राम में हमारे बीच एक ऐसे राइजिंग स्टार से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। जी हां, आज एक ऐसी प्रतिभा, हुनरमंद, हर फन मौला कलाकार हमारे राइजिंग सिटी के राइजिंग स्टार हैं, जो अभिनय की हर विधा में पारंगत हैं। उनका चाहे स्टेज हो, टीवी सीरियल्स हो, बॉलीवुड मूवीज हो, प्रोडक्शंस हो, डायरेक्शन हो, राइटिंग हो, और यहां तक कि जितने भी इस काम से जुड़े तकनीकी पक्ष हैं, उनमें भी उनकी भूमिका शिद्दत के साथ वो निभा रहे हैं। पिछले कई अरसे से, पिछले कई सालों से हर पल उन्होंने अपने हुनर को मांझा है, सजाया है, संवारा है। बॉलीवुड और मंच के लोकप्रिय अभिनेताओं के साथ काम करने का एक अद्भुत अनुभव उनके राइजिंग स्टार होने को पुख्ता करता है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही शख्सियत को, ऐसे ही हुनरमंद कलाकार को हम दावत देने जा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में इन पंक्तियों के साथ मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जैसा कि मैंने परिचय दिया, हमारे बीच ऐसे ही हुनरमंद कलाकार हैं परमानंद रामदेव। परमानंद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू प्रमोद जी। सबसे पहले तो मैं आपका और चैनल 24 की पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस एक बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट को आप दर्शकों के सामने लेके आ रहे हैं, जहां हर कला का हुनरमंद अपनी पहचान को मास तक ले जा रहा है। तो ये जो हुनर आपकी प्रतिभा में समाहित है और पिछले कई सालों से आप
अभिनय की हर विधा को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन ये कब से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ और कब आपको लगा कि मैं अभिनय के पक्ष को अपनाऊंगा अपने जीवन में? देखिए, ये बड़ा रोचक किस्सा है। एक हमारे शहर की एक बहुत बड़ी शख्सियत रही हैं श्री मदन मोहन जी माथुर, जो देश और विदेश में लेखक, चिंतक, एक क्रिटिक और बहुत बड़ा नाम रहा है उनका जी। उनके घर मेरा बचपन से आना जाना रहा है। उनका छोटा बेटा जो है वो मेरा दोस्त रहा है जी जी। तो बचपन से ही नाटकों की बातें यदा कदा हमारे कानों में गूंजती थी जी जी। लेकिन जब हम घर पे बात करते थे तो चूंकि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो कि सर्विस क्लास होती है, उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मेरे बेटे को एक ऐसी लाइन पकड़ाएं जहां उसको नौकरी मिल जाए। तो घर की तरफ से हमेशा ये रहा है कि नहीं नहीं, पहले पढ़ो। लेकिन एक समय ऐसा आया जब घर के पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन थे और एकलव्य थिएटर सोसाइटी ने एक कैंप लगाया था। तो वो मेरे लिए स्वर्णिम मौका था। वो क्या उस जो आपके कैंप के अंदर अभिनय से आपका परिचय कैसे हुआ, तारुफ कैसे हुआ? उसी कैंप के दरमियान मन में ये इच्छा तो थी कि मैं भी अभिनय करके देखूं कभी। जब हमने उस कैंप को ज्वाइन किया तो अभिनय की शुरुआत मेरी उसी कैंप के साथ हुई और उस कैंप में हमने 3 नाटक किए थे। उसका भी एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि एक परफॉर्मेंस में मैंने तुतला के बोलने का अभिनय किया था। क्या आपको याद है वो डायलॉग तुतला के बोलने वाला? जी जरूर। तो थोड़ा पहले उसी से हम मनोरंजन कर लेते हैं। जी जरूर। ए ताले तने तो बॉल है ही तो ने माले तने बॉल है तो पहले बैटिंग मैं करूँगा। तो मैं तो मारे बॉल है नहीं था, बैट रहे तो कहीं पहले बैटिंग तो मैं करूँगा, मैं ही करूँगा, तो और कोई नहीं खेलेला। तो इस तरीके के कुछ डायलॉग्स थे। शो खत्म होने के बाद एक तकरीबन 50-60 साल की महिला मेरे पास आई और मुझसे बात करने लगी। मुझसे मेरे बारे में पूछा, पिताजी के बारे में पूछा, कहाँ रहते हो पूछा। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तुम सही बोलते हो या तुतला के बोलते हो। अब तो परमानंद जी, ये जो सफर आपका शुरू हुआ इस कैंप से और आपने 3 नाटकों में, शायद तीनों नाटकों में आपने हिस्सा लिया, तो उसके बाद आपने कितने नाटकों में अपना अभिनय किया? देखिए, तकरीबन 50 एक नाटक तो रहे होंगे जी, जिनमें मैंने अभिनय भी किया है। मंच पार्श्व के जितने भी काम है, चाहे सेट डिजाइनिंग को लेकर हो, चाहे म्यूजिक ऑपरेटर का हो, प्रॉपर्टी का हो, कॉस्ट्यूम का हो, उन सब में अपनी पूरी भागीदारी निभाई है। आपने सभी पक्षों में काम किया है। लेकिन परमानंद जी, एक प्रश्न जो हमेशा अभिनय के क्षेत्र में जो भी जुड़े रहते हैं उनके संदर्भ में हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि आप वैसे तो सहज जीवन में एक सामान्य इंसान हैं जी, लेकिन जब अभिनेता के तौर पर किसी किरदार में आप कैसे प्रवेश करते हैं? देखिए सर, इसके बहुत सारे मेथड हैं। अगर हम मेथड्स की बात करें तो काफ़ी सारे रास्ते हैं उस किरदार को अपनी स्किन में उतारने का। लेकिन जो एक इवन नाट्य शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि जब हम नाटक शुरू करते हैं तो मंच पर पूजा करते हैं तो हम आह्वान करते हैं कि उस किरदार की आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करे, यानी पर काया प्रवेश करे और फिर नाटक खत्म होने के बाद वो अपना स्थान ले। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। उसका सोशल स्टेटस क्या है, वो किस इकोनॉमी से बिलोंग कर रहा है, उसके किरदारों के आपसी रिलेशन क्या है, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो हमें अपने जहन में रखकर एक किरदार को बिल्ड करना होता है। अरे पिट्टू यार, ये तू क्या ले आया? मैंने तुझसे लाल मंगाया था और तू ये मैरून लाया, और शर्मा जी के यहाँ से मंगाया था, जोशी जी के यहाँ से ले आया, और वो भी इतनी लेट। पापा, मैं आपका बेटा हूँ, जोमेटो नहीं, जो आपकी पसंद की चीज आपकी पसंद की जगह से और सही समय पे ले आए। पापा, ये जोमेटो मेरे वक्त क्यों नहीं था? किसी और पे भरोसा मत कर, कर्म कर, जोमेटो ऐप डाउनलोड कर।
ये तो जब हम नाटक के लिए तैयारी करते हैं और उसको बिल्ड करते हैं किरदार को, बिल्कुल। लेकिन चूंकि आप लगातार नाटक के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं जी। और एक रूटीन लाइफ में हमारे आसपास परिवेश ऐसा होता है कि हम नाटकों के अलावा भी जिंदगी के कई एंगल होते हैं, तो कुछ लोग जैसे अपनी ब्रीदिंग की तैयारी करते हैं, एक्सप्रेशन के लिए कई बार आँखों के एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं और नथुने के देने पड़ते हैं, नथुना फुलाना पड़ता है, वॉइस का चेंज ओवर होता है। बिल्कुल। ये सब जो चीज़ है, इसके लिए क्या कोई विशेष आप योग अभ्यास करते हैं या रूटीन में क्या आपकी तैयारी रहती है? देखिए, अब करते करते इतना हो गया है कि अब रूटीन में वो चीज़ें नहीं करनी पड़ती है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब हमारा शुरुआती दौर था, हम बहुत ज़्यादा पैशनेट थे और बस दिमाग में एक एकलव्य की तरह ही एक लक्ष्य को साधने में लगे हुए थे कि हमें एक अच्छा अभिनेता बनना है। उस दरमियान हम ये सारी बॉडी लैंग्वेज की एक्सरसाइज करते थे, वॉइस मॉड्यूलेशन की एक्सरसाइज करते थे। इवन हम सुबह 5 बजे टाउन हॉल पहुंच जाते थे और मंच पर जाकर चिल्लाते थे। हमारी आवाज, क्योंकि एक होता है कि हमारी आवाज आखिरी बैठे दर्शक तक को भी साफ सुनाई दे। तो एक झलक आप बता दें हमारे दर्शकों को चिल्लाने वाली। तप्ते भाखरा माथे माथो तपाए तपाए ने और बिंजो गरासी मोटो वियो है। वाह। और तू चाहे कि उन्हें बदली ने पंख गिने, बदली मारी है और सिर्फ मैं ही उन्हें पंख गिनूंगा। क्या बात है, आपने तो रोंगटे खड़े कर दिए। शुक्रिया। परवरन जी, अभी हम नाटकों की बात कर रहे हैं, तो नाटक में आपने जैसा कि बताया कि इतने नाटकों में किया है, तो जोधपुर से बाहर कहाँ कहाँ आपने नाटक किए? ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती रही है आज के दौर को देखते हुए कि हमने ऐसे समय में नाटक को चुना जब नाटकों का इंटर एक्सचेंज प्रोग्राम खूब चलता था। तो राजस्थान के तो तकरीबन सारे ही बड़े शहर जहां रंगमंच जीवित है, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, ये 5 और जोधपुर, ये 5 बड़े सेंटर हैं जहां नाटक लगातार होते हैं। उसके अलावा हमने तेजपुर, आसाम, दिल्ली के श्री राम सेंटर में भी हमने शोज किए हैं, हिंदुस्तान के चंडीगढ़ में शोज किए हैं। तो हिंदुस्तान के काफी बड़े शहरों में अच्छे अच्छे समारोह में हमने अपनी नाटकों की उपस्थिति दर्ज की है। तो कौन सा नाटक आपके दिल के करीब है और आपको एक कोई भी कभी कभी हम किसी एक्टिविटीज को या कोई अपने आर्ट को परफॉर्म करते हैं तो दिल के बहुत करीब आ जाता है। तो चूंकि दर्शकों के बहुत सारे आपके किरदार करीब होंगे, लेकिन आपके दिल के करीब सबसे बेहतरीन किरदार? बहुत अच्छा सवाल है और मैं अभी इन खाली दिनों में अक्सर उन्हीं किरदारों को याद करता हूँ और अपने अंदर एक एनर्जी फ्लो लेता हूँ। कॉमेडी सीक्वेंस में अगर हम जाएं तो एक नाटक है भूत भागो भूत आया, वो मेरा बहुत पसंदीदा प्ले है। उसमें राधे का किरदार था मेरा जी। और म्यूजिकल प्ले में जाएं तो थैंक यू बाबा लोचन दास, वो पूरा म्यूजिकल था, हमारे राजस्थानी कूचामणी ख्याल को लेके था। सीरियस नोट पे जाए तो लोहार मेरे बहुत मन के करीब है, बलवंत गार्गी का। और एक नेगेटिव शेड की अगर हम बात करें तो अभी जो हमारा लास्ट नाटक हमने किया था गरासिया, तकरीबन 2 साल पहले, तो वो उसमें एक बिंजा का कैरेक्टर था जिसकी परफॉर्मेंस अभी मैंने दर्शकों को एक छोटी सी झलक दी। बहुत बढ़िया। तो वो नेगेटिव शेड का कैरेक्टर था मेरा, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। घर घर दावड़ी तुझे ने माथे पंचारों में मैं पीड़ मीटर खातर का जिड़री पीड़ मोटी है पहला आ जाओ माथा खोटी। भाई भैया पग पाखरा में गड़िया खाए यारे, पकड़ लिया। खोटी करती उबाल जाए करी। कितनी लाकड़ी ले आयो?
लाकड़ी इतनी काटी, अरे इतनी में तो थारी सीता ही नहीं पड़े। जे अगली मेरा इतनी लाकड़ी लाया तो थारी थारी सीता बांध दूंगा। जाओ गूंगिया, ये तो घना कम है पिंजा भाई, तो अगली वेड़ा पूरा ले जाइए। क्या ना मुंह के तो गूंद घणो कम है, अगली वेड़ा पूरा उतार ले रहा हूँ, पर आओ मुझे गूंदना पैड़ा कम है, पैड़ा पूरा दे दो, इतना अगली वेड़ा मुंह है जाए में बेची। अगली वेड़ा क्यों? ई वेड़ा से जाए बेचो, पूरा पूरा भाव बोला। रे 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 मैं तो बैंडो भी हो रहे, यही से रहो तो घूमो। जाओ जाओ देखू के कैन कैन शहर जा रहे हैं। ए थारे लाकड़ी की सीता भी शहर बाजे। हाँ बापा जय अरबुदा मायरी बापा। अरे हाँ थे क्यों आया? मुंह खुद घर आ जा तो थाने कितनी बेड़ा थे कि यार मत बुलाओ जो। ना ना मुंह खुद ही आई हो, प्यार चुना पैड़ा देना था। बापा पैड़ारी के फिकर, चाहे तो और ले जा। हाँ थारे घरा तो ब्याह मंडियो है। रे माने कदे गुड़ रहा को आप पूछवा की बात है, खुद तो ही घर है, पीछा बैठे थे आ जाइए जो ये पैड़ा। बापा ब्याह लौट घर है, पैड़ा चाहिए। तू जा बापा जा। ए क्या रे? परमानंद जी, आपकी अभिनय यात्रा बड़ी लंबी चल रही है, भी उस पर बहुत हमें बातें करनी है, लेकिन आपकी एक प्रशंसक हैं और आपके साथ उन्होंने काम भी किया है। बॉलीवुड की एक अच्छी अभिनेत्री हैं कोमल ठक्कर जी हमारे साथ आई हैं। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, और क्या कहना चाहेंगी परमानंद जी के बारे में? खम्मा गढ़ी, मैं हूं आप सबकी चहेती कोमल ठक्कर। आप लोगों ने काफी फिल्मों और सीरियलों में तो मुझे देखा ही होगा, पर आज मैं बात करने आई हूं मेरे बहुत ही खास फ्रेंड परमानंद जी की। आपने उनको काफी फिल्मों में देखा ही होगा, उनकी एक्टिंग भी देखी होगी, बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्टर है, पर साथ ही में बहुत अच्छे इंसान भी है। मैं काफी सालों से उनके साथ काम करती आ रही हूँ और मैंने देखा है उनके काम करने का पैशन, और वो भले एक्टर है पर हमेशा ट्राई करते हैं कि सामने वाले को कैसे हेल्प हो। और जैसे हमारी डायरेक्शन टीम रहती है, कभी लोकेशन का प्रॉब्लम रहता है, कभी खाने पीने का रहता है, तो हमेशा वो हेल्पफुल रहे हैं। और सबसे ज्यादा ये कि को एक्टर की केयरिंग करते हैं। मैं इनके साथ इतने ज्यादा म्यूजिक वीडियो किए हैं, हमेशा वो केयरफुल रहते हैं। यही उनकी मैंने एक फिल्म देखी अभी, कुर्बानी। इट इज अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा फिल्म उन्होंने अच्छी बनाई है, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी वो ऐसे ही अच्छा काम करते रहे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खम्मा गढ़ी। थैंक यू कोमल जी, आपने इतनी अच्छी बातें इनके व्यक्तित्व के बारे में बताई, और ये इसके लिए डिजर्व भी करते हैं। परमानंद जी, जैसा कि आपने अपने नाटकों का चर्चा की और हर पक्ष पे आपने कदम रखा और हर पक्ष को बहुत शिद्दत के साथ निभाया जी, तो बतौर अभिनेता आपने काफ़ी काम किया, लेकिन एक बतौर निर्देशक कि आपको लगा कि अब मैं निर्देशक बन सकता हूँ, उसके लिए आपने बहुत सारी तैयारी की होगी और बहुत सारे पक्ष होते हैं निर्देशक के। तो वो बतौर निर्देशक आपका पहला प्ले कौन सा था और वो क्या घटना हुई कि आपको निर्देशन में उतरना पड़ा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे लिए। और मेरे रंगकर्मी मित्र हैं प्रोफेसर विकास कपूर। कुछ सालों पहले विश्व रंगमंच दिवस पर उन्होंने एक इवेंट किया था जिसमें छोटे छोटे नाटकों का, जिसको हम एकांकी कह सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस थी। तो हम 4 लोगों ने उसमें परफॉर्म किया था। तो विकास
सर ने मुझे इंसिस्ट किया कि तुम में वो फायर है कि तुम डायरेक्शन कर सकते हो। क्या बात है। उससे पहले मैंने नुक्कड़ नाटकों के खूब डायरेक्शंस किए हैं, काफी लिखे भी हैं और डायरेक्शन भी किया है। तो वो मेरा मंच पर पहला हड़प्पा हाउस एक सटायर था, कॉमेडी सटायर था। उसमें आपने केपी किरदार भी सक्सेना। निभाया। जी जी, मैंने वाह, किरदार भी वाह, निभाया वाह। उसमें। कहा केपी सक्सेना बहुत अच्छे बिल्कुल लेखक हैं। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी प्रशंसा मुझे उस दरमियान मिली। उसका कोई डायलॉग याद है आपको? जी, मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। अभी तक ये लाइट जली नहीं है, मतलब मेरे दुकान खोलने का टाइम नहीं हुआ, लाइट जलती है। टाइम हो गया। भाई साहब क्या है कि ये जो लाइट है ना, ये रात को नहीं जलती है, ये दिन में जलती है, और तभी मुझे लगता है कि मेरी ये नुक्कड़ वाली दुकान खोलने का समय हो गया है। और एक बात और बता दूं, इस लाइट को हमने 50 एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन ये कभी भी दिन में रात में नहीं जली है, ये हमेशा दिन में ही जलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परमानंद जी, चूंकि निर्देशक है वो सब पक्ष पे ध्यान रखता है, और एज ए निर्देशक आप किरदार भी निभा रहे हैं, तो उस समय दोहरी भूमिका जी, तो आप अपने किरदार को एज ए डायरेक्टर क्या डायरेक्शन देते हैं? देखिए, ये नाटक के टोटलिटी फॉर्म पे डिपेंड करता है कि आप इस किरदार के ग्राफ को किस तरीके से ले जाएंगे। आपका साथ में जो को एक्टर है वो किस लेवल का आपके साथ, उसके साथ रिलेशनशिप है। हमने थोड़ी सी लिबर्टी ली थी, ये बहुत ही छोटा नाटक था और इसको मैंने थोड़ा सा लंबा किया, उसको एक्सटेंड किया, इम्प्रोवाइजेशन किया। और बतौर निर्देशक और साथ में अभिनय करना वाकई ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब हम निर्देशक के तौर पे आते हैं तो हम सामने से देखकर लोगों को बता रहे हैं, हमारे आर्टिस्टों को बता रहे हैं कि मुझे यहाँ इस तरीके का चाहिए। लेकिन जब आप खुद ही निर्देशक हैं, खुद ही अभिनेता हैं, तो वो थर्ड आई आपके अंदर डेवलप करनी होती है कि मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो सही ट्रैक पे, सही दिशा में जा रहा है या नहीं। तो ये वाकई बहुत मुश्किल काम है सर। तीसरा नेत्र खोल के रखना पड़ता है जो डायरेक्टर। जी जी। तो आप अपने जो नाटक हैं, हाँ, उनके अभिनेता हैं और उन अभिनेताओं से अलग अलग किरदार करवाते हैं, तो उन किरदारों के लिए अभिनेताओं से क्या तैयारी आप करवाते हैं और उनको डायरेक्शन के लिए क्या क्या उनको होमवर्क करना पड़ता है? देखिए, ये इसमें तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में जिस नाटक की परिभाषा को उतारा है, नाटकों की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो मैंने अपने जीवन में ये उतारा है कि सिर्फ डायलॉग बोलना नाटक नहीं है, उसके बीच का जो साइलेंस है जी, वो नाटक है। वेरी गुड। तो हमेशा मेरा फोकस इसी पे रहा है कि आप उसके जो सब टेक्स्ट है, डायलॉग का जो सब टेक्स्ट है, उसको समझें, उसको थोड़ा सा इसका और खुलासा करें सब टेक्स्ट का हमारे दर्शकों के लिए। जी हाँ, एक जैसे कॉमन सी लाइन है, मैं जा रहा हूं। अब इसका सब टेक्स्ट बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। मैं जा रहा हूं, वाह, मैं जा रहा हूं, तो इसमें फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस फर्क को, जैसी सिचुएशन होती है, जैसी भावनाएं मन में होती है, उस भावनाओं के अनुरूप हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके नजदीक जाकर काम करें। डायलॉग के मॉड्यूलेशन से बिल्कुल, इसके फर्क को आप बताते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और किरदार गढ़ा जब जाता है तो बहुत सारा डिस्कशन होता है, बहुत सारे एक्टर के मन में क्वेश्चंस आते हैं। मेरे ख्याल में एक्टर वही बढ़िया है जो स्क्रिप्ट पढ़ के अपने डायरेक्टर को सवाल करे कि मेरा ये किरदार क्यों, मेरी ये एक्टिविटी क्यों, मेरा ये रिलेशनशिप क्यों। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो हम बहुत लंबा डिस्कशन करते हैं और तभी एक किरदार खड़ा किया जा सकता है। आपकी ये जो तीसरी आंख है और आपने अपने बहुत सारे इस भूमिका का निर्वहन किया है एज ए डायरेक्टर और करवाया है अभिनेताओं से, तो एक ऐसे अभिनेता हमारे साथ जुड़ गए हैं जो मंच से भी जुड़े हुए हैं और फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं। जय नीरज साहब हमारे साथ हैं। जय नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है
और हमारे साथ आपके छोटे भाई, आपके मित्र परमानंद जी रामदेव साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाय, दिस इज जय धीरज। परमानंद मेरे बहुत ही पुराने और अच्छे दोस्तों में से एक दोस्त है। मुझे याद है आज से करीब 20 या 22 साल पहले हम लोगों ने करियर की शुरुआत साथ में ही की थी जयपुर के एक वर्कशॉप में। और इस बात की खुशी है कि जिस पैशन के साथ उसने शुरुआत की थी, आज भी वो उसी पैशन के साथ काम कर रहा है। मैंने उसका काम देखा है, उसकी शॉर्ट फिल्म्स, उसकी एड फिल्म्स देखी है, और मैं तहे दिल से उसकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि फिल्म मेकिंग बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। मैं इस फील्ड से हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। एक्टिंग हो सकता है एक बार फिर भी आसान हो जाए, लेकिन फिल्म मेकिंग बहुत ही बड़ा टास्क है, जो परमानंद ने बखूबी किया है और करते जा रहा है। मैं तहे दिल से उसके लिए दुआ करता हूँ कि वो आगे भी अच्छा काम करता रहे, सफलता प्राप्त करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। थैंक यू जय नीरज जी, आपने बहुत ही बेहतरीन बातें इनके व्यक्तित्व के बारे में बताई, और हमें खुशी है कि आप जैसे लोग भी इनके इतने करीब हैं। परमानंद जी, आपके ये दो पक्ष पे हमने बात कर रहे हैं और भी करेंगे। अभिनय है, निर्देशन है जी। और बतौर निर्देशक आप कोई भी नाटक का सिलेक्शन क्या आपके जेहन में चलता है, या बहुत पहले से आपके दिमाग में ऐसी भूमिका होती है कि मैं इस नाटक पे काम करूंगा? देखिए, नाटक का सिलेक्शन जो है ये डिपेंड करता है कि आप किस जॉनर के पसंद करते हैं। कोई है जो सटायर पसंद करता है, कोई सीरियस पसंद करता है, लेकिन काफ़ी बार किरदार जो है उस नाटक के अंदर जो किरदार है वो भी आपको इम्प्रेस करता है कि ये नाटक तो यार करना चाहिए। तो इसी तरीके से नाटकों का सिलेक्शन होता है सर। तो कोई ऐसा नाटक जो आपको पसंद था, आपने उसका चयन भी किया और उसको परफॉर्म भी किया, कोई उसकी चर्चा करना चाहेंगे? जी हाँ, मैंने वो चर्चा अपन ने पहले ही कर ली है। हड़प्पा जैसे कि मैं कॉमेडी और सटायर पसंद करता हूँ, तो वो चर्चा हमने पहले करी है। हाँ, नुक्कड़ नाटकों में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब या तो किसी एनजीओज़ ने या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेकर हमको हमको अप्रोच किया है और हमने उनको परफॉर्म किया है, लेकिन काफ़ी ऐसे भी सब्जेक्ट रहे हैं जिनको हमने अपने मन से किया है, जैसे एड्स। हाँ, एड्स एक इससे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपकी बात को ही समर्थन करते हुए। परमानंद जी, आप नुक्कड़ नाटकों की चर्चा कर रहे हैं, तो ये नुक्कड़ नाटक की थीम क्या आपको दी जाती है, या नुक्कड़ नाटक की स्क्रिप्टिंग कैसे होती है? नुक्कड़ नाटक का जो एक ढांचा बनाया जाता है, जिस सांचे में आपको करना है जाके जी, उसके लिए क्या, क्योंकि नुक्कड़ नाटक एक मैकेनाइज्ड नाटक नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, उसके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स भी शायद नहीं होते हैं। बिल्कुल। आप जैसे लोग जो होमवर्क करते हैं वो रखते होंगे, तो थोड़ा सा नुक्कड़ नाटक के पूरा एज होल हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को खुलासा करें। देखिए, नुक्कड़ नाटक की जो विधा है उसमें अमूमन तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट दिया जाता है जी, और आखिर में मैं एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाऊंगा आपको। सब्जेक्ट के ऊपर हमें ही स्टडी करना होता है, हमें ही कहानी गढ़नी होती है और हमें ही किरदार निभाने होते हैं। उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी टीम में ऐसे लोग हों जो माहौल देखकर स्पॉन्टेनियसली इम्प्रोवाइजेशन कर पाए। ये एक बहुत मुश्किल बात है, लेकिन मेरा फॉर्चुनेट ये रहा है कि मैंने फोक थिएटर के साथ भी काफी काम किया है। उन लोगों के साथ मैं रहा हूँ, उस पे भी हम आएंगे अभी। तो उनको देखकर मेरे मन में ये जज्बा आया कि जब ये लोग इतना स्पॉन्टेनियसली चेंजेस कर सकते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम तो यार कहते हैं कि हम नाटक वाले हैं साहब, तो हम तो कॉलर ऊंची करके कहते हैं, तो हमें भी ये करना चाहिए। तो हमने अक्सर जब हमारी स्क्रिप्टिंग होती है तो हम एक बेसिक ढांचा तैयार करते हैं कि आप काका हो, मैं भतीजा हूँ, ये एक दुकान वाला है, और अब इन तीनों में मोटे मोटे तौर पे ये डायलॉग है 15 डायलॉग। अब माहौल जम गया तो 15 के 25 करने हैं, माहौल नहीं जमा
तो 15 तो करनी ही है, क्योंकि हमें वो जो सब्जेक्ट है वो तो लोगों तक पहुंचाना ही है। तो ये सब्जेक्ट आपको दिया जाता है या कभी कभी ऐसे नुक्कड़ नाटक आप करते हैं कि अपना सब्जेक्ट लेके जी हाँ। और अगले को कन्विंस करते हैं कि हम इस सब्जेक्ट पे करना चाह रहे हैं, और आपको इस तरह से हुआ, ये इसका एक क्या ट्रैक रहता है? देखिए, ये ट्रैक तो ऐसे रहता है कि मोस्टली 100% तो हम ये कहते 99% कह सकते हैं कि नुक्कड़ नाटक कोई प्रायोजित ही होता है। जैसे ट्रैफिक का हो गया, पॉलिथीन का हो गया, गवर्नमेंट का हो गया, एनजीओज का हो गया, तो वही हमें सब्जेक्ट देते हैं। बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि आप अपना इनिशिएटिव लेकर कुछ करो। लेकिन हमारे ग्रुप ने एड्स के ऊपर हमें लगा कि उस वक्त बहुत अवेयरनेस की जरूरत थी। आज तो फिर भी काफी अवेयरनेस है। कहाँ किया आपने नुक्कड़ नाटक? नुक्कड़ नाटक तो देखिए हमने जोधपुर के हर चौराहे पे, हर सड़क पे खूब किए हैं। आप क्या उसके इम्पैक्ट पे भी ध्यान देते हैं कि आपने किया और उसका देखने वालों पे, उस पे सही मैसेज उनके दिल तक दस्तक दी है मैसेज ने, ये आपको फीडबैक मिलता है? बहुत अलग अलग तरीके के फीडबैक मिले हैं सर। एक बार हम बेटी बचाओ पे नुक्कड़ नाटक कर रहे थे। ये करीब 10-12-15 साल पहले की बात थी, और ये जो अपना ताज हरी के आगे वाला चौराया है वहां पे कर रहे थे। उस वक्त ये फ्लाईओवर और ये मतलब बहुत काफी खुला खुला था। तो हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा कि जब हमारा वो बेटी बचाओ का मैसेज खत्म हुआ, तो शाम के वक्त अक्सर हम नुक्कड़ करते हैं, तो एक फैक्ट्री से मजदूर आया हुआ था जो हाथ में थैली लिए हुए था। उसने 20 रुपए गोल्ड करके हमको दिया। वाह, वो तो ये भावना, ये हमें लगता है कि वो नाटक उसके जहन में उतरा होगा, उसको इम्प्रेस किया होगा उसने, और तभी उसने वो 20 रुपए हमको दिए। और हमने भी एक बार तो मना किया, लेकिन उसके भाव समझ के उसके जज्बातों के कदर करना था। एक और किस्सा है सर। हाँ बिल्कुल, आराम से सुनाइए, आराम से। हम लोग ट्रैफिक रूल्स के ऊपर काम कर रहे थे, और मैं नाम भूल गया हूँ। वो ट्रैफिक एसपी थे। उन्होंने हमने रिक्वेस्ट की सर हम बाकी सब तो चीजें अरेंज कर लेंगे, पर वो हवलदार की ड्रेस अगर हमें ओरिजिनल मिल जाए तो वो अच्छी होगी। हाँ, ताकि तो, किरदार में पूरा जा सके। तो वो उन्होंने मेरा नाप लिया, और किरदार वो मैं ही निभा रहा था। क्या बात। और वो बकायदा वो एक एल्यूमिनियम लगी हुई जो डायरी थी वो भी दी। वाह। और जब मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल था, तो मैं कैप वैप लगा के और वो डायरी हाथ में लेके उनके सामने पहुंचा। तो वो देख के एकदम ही दंग रह गया कि यार तो एसपी साहब ने कहा कि यार इस कॉस्ट्यूम, ये ड्रेस है, इसकी इज्जत करना और इसका नाजायज फायदा मत उठा। बिल्कुल। तो मैंने कहा सर थोड़ा सा उठाऊंगा, एक फोटो खिंचवाऊंगा, अपने पेरेंट्स को दूंगा कि अब मेरे लिए लड़की ढूंढे तो ये फोटो भेज दे कि वो लग गया है ना नौकरी में। आपने मेरे सवाल से पहले उत्तर दे दिया इस बात का कि अपने परिजनों को, परिचितों को आपने वो फोटो बताई होगी। जी जी जी। अब तक अपने नुक्कड़ नाटक से इतनी बातें की हैं और अभिनय की बात कर रहे हैं जी। एक सवाल जो हमेशा मेरे दिमाग में आता है, और अब तक हमने बहुत बड़े चाहे फिल्मों से जुड़े अभिनेताओं के साथ भी ये देखा है कि जैसे सपोज मैं नाम लेना चाहूँगा, ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार हैं जी। उनके लिए ये अक्सर ये बात सामने आई है कि वो ट्रेजेडी के किरदारों में इतना उतर गए कि उनको उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया, उस किरदार से अपने व्यक्तिगत लाइफ में। जी हाँ। और कभी कभी उन्होंने उसके लिए ब्रेक भी लिया या कुछ ऐसा चेंज किया जिसमें कॉमेडी भूमिकाएं भी की। ये बहरहाल मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो परमानंद जी, ऐसा आपके साथ होता है कि उस किरदार से आपका पीछा नहीं छूटता है और उससे बाहर निकलने के फिर आप क्या तैयारी करते हैं? देखिए ऐसा होता है सर कि जब आप इतना अंदर किरदार के चले जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि जी हाँ, उस प्रोसेस, जब हमारा नाटक की रिहर्सल का जो प्रोसेस होता है उसमें हम टुकड़ों टुकड़ों में काम करते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंसेस होती है और हम उस किरदार को परफॉर्म करते हैं, तो एक वाकया मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। एनएसडी की वर्कशॉप कर रहा था मैं, प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप था, और मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी। मेरे
एंटी क्लाइमैक्स सीन था मेरा कि मेरे सीन के जस्ट बाद फीमेल का मोनोलॉग होता है और वहाँ प्ले ख़त्म होता है। उस दरमियान ऐसा हुआ कि वो चोट मेरे लगी भी है, मैं एग्जिट कर गया और एकदम साइलेंस है और वो फीमेल अपना डायलॉग बोल रही है क्लाइमैक्स का, और अचानक विंग में कोई मेरे से यहाँ टकराया और मेरे मुंह से आह की आवाज़ निकली। तो ऐसा काफ़ी बार होता है कि हम किरदारों के अंदर इतना चले जाते हैं कि उससे बाहर निकलना थोड़ा सा समय लगता है, अपने व्यक्ति को भूल जाते हैं किरदार में जाके। तो उससे निकलने के लिए आप क्या करते हैं? निकलने के लिए जब हमारे कर्टन कॉल होती है, दर्शक हमारे सामने आते हैं और वो जो ब्लेसिंग देते हैं, तालियां देते हैं, अंदर ग्रीन रूम में आके मिलते हैं, तो तुरंत हमें उस धरातल पे ले आते हैं कि वाह भाई क्या कैसा काम किया है आपने। परमानंद जी, आपके स्टेज अभिनय से, नाटकों से बहुत सारे आपके ऐसे एक्सपीरियंस हमें सुनाई दिए हैं कि आपने फिल्म विधा में भी काम किया और फिल्म के बहुत ही मशहूर लोकप्रिय कलाकारों के साथ भी आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे काम किया है जी। तो वो प्रवेश कैसे हुआ फिल्मों में? फिल्मों में देखिए, वैसे तो जब आदमी बीटायर शहर में काम करता है, रंगमंच से जुड़ता है, तो वहाँ बड़ी बड़ी यूनिट्स आती हैं और उनको फिलर्स कैरेक्टर चाहिए होते हैं, 1 लाइन 2 लाइन के डायलॉग चाहिए होते हैं। तो वो अक्सर ये कोशिश करते हैं कि हमें थिएटर का आदमी मिल जाए ताकि हमारी माथा थोड़ी कम हो जी। तो ये उस दौर में हमने थोड़ा कम काम किया है, कारण कि वो पैसा इतना नहीं देते थे। जी जी। मेरा जो पर्सनली जुड़ा हुआ है, बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में मैंने काम किया है, नेशनल एड में मैंने काम किया है, लेकिन एक्टिवली जो मैंने काम शुरू किया वो मेरे खुद के प्रोडक्शन हाउस खोलने के बाद शुरू किया। कारण कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हाथी के दांत देखकर उसकी वैल्यू लगाई जाती है। बिल्कुल। तो इस तरीके के काम हमारे हाथी के दांत होते हैं कि फला फिल्म में काम किया है, फला एड में काम किया है, बड़ी जगह पे काम किया। वो फिल्म आपको याद है किस फिल्म में आपने काम किया? जी हाँ, बड़ी फिल्म्स की अगर हम बात करें तो साहेब बीबी और गैंगस्टर 3 में एक मेरा अच्छा किरदार है, 2 मिनट का सीन है। और तिग्मांशु धूलिया की फिल्म में काफ़ी अच्छा सीन था वो। वेरी गुड। और वैसे तो मैंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में और डेढ़ इश्किया में भी काम किया, पर अनफॉर्चुनेट पार्ट मैंने आपको कहा कि वो एक्स्ट्रा लेके आते हैं, पर वो एडिट में सीन कट गए। कोई तो बात नहीं। हाँ, तो बड़ी फिल्म में साहेब बीबी और गैंगस्टर 3 है। साहब बीबी गैंगस्टर 3 का कोई डायलॉग याद है आपको जो, या आपने वो किरदार निभाया उसका? क्या उसका एक थोड़ा सा ज्योग्राफी है उस किरदार का? वो क्या होता है कि मेल जो कैरेक्टर होता है वो कुछ टाइम के लिए बाहर चला जाता है, तो वो सारी डोमिनेटिंग फीमेल हो जाती है। तो वो फीमेल ही अब सब बिजनेस और किसके साथ लाइजनिंग करवाना है, तो वो सब वही देखती है। तो उस दरमियान में आता हूँ किसी लाइजनिंग को लेके, और माही गिल और जिमी शेरगिल दोनों ही अभिनेता हैं, तो उनके साथ मेरा ये सीन है सर। परमानंद जी, आपकी इस अभिनय यात्रा के दौरान जैसा कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया था आपके इंट्रोडक्शन में कि बहुत सारे दिग्गज अभिनेताओं अभिनेत्रियों से आपकी मुलाकात हुई, तो एक बहुत लोकप्रिय कैरेक्टर हैं जिन्होंने काफ़ी वृद्ध भूमिकाएं भी निभाई हैं और बहुत शिद्दत के साथ निभाई हैं। वो क्या है, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए हमें। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने सर। बेसिकली वो ही समय था जब मुझे अंदर से लगा कि नहीं यार, अपनी मंजिल इस तरफ है। हाँ, वही वो दोनों तो, प्रश्न आ गए मेरे। हाँ, तो हुआ ये था साहब कि हमारे पूरी दुनिया के चहेते विजयदान जी देथा बिज्जी जी, उनकी कहानियों पे उदय प्रकाश जी ने एक सीरियल बनाया, और कोऑर्डिनेशन हमारे जोधपुर की टीम में लिया। तो मैंने उस पूरे सीरियल्स में 10-12 कहानियां बनी थी। उसमें कॉस्ट्यूम, प्रॉपर्टी, सेट और आर्ट, चारों पार्ट निभाए थे। और इसके साथ जब भी कोई फिलर कैरेक्टर की बात आती तो वो
मैं खड़ा होता था वहाँ पर। बहुत पर बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी थी। हाँ, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि वैसे तो देखिए हिंदुस्तान में उनका नाटकों के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, सुरेखा सीकरी जी का। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो बालिका वधू में बालिका दादी वधू। सा। जी हाँ, बालिका वधू में दादी सा, बधाई हो में हाँ, हार की बहुत उनकी। सारे बहुत तो ये बेहतरीन कलाकार हैं। जी हाँ, तो उनकी एक कहानी थी दूरी। दूरी। जी, तो उस दूरी में एक ही कहानी में उनके साथ 2 किरदार निभाने को मिले मुझे। और एक मैं बहुत ही किस्सा है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये बिल्कुल। मेरे जीवन का बहुत सुनाइए। बड़ा किस्सा है सर। सुनाइए सुनाइए। हम लोग शूट कर रहे थे पीपाड़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। दादी साहब अपने बेटे को ढूंढते हुए वहां आती है। उनको बेटा वहां नहीं मिलता है और वो बहुत ही निराश होके वापस जाती हैं। तो कैमरा मेरी पीठ के पीछे लगा हुआ था, सामने सुरेखा जी थी और साइड में कम से कम 100-150 गांव वाले खड़े थे, और पीछे कैमरे के पीछे कैमरा यूनिट डायरेक्टर और बिज्जी बैठे थे। अच्छा, बिज्जी स्वयं बैठे थे? जी हाँ, वाह, बिज्जी क्या- स्वयं थे। तो मेरा सौभाग्य है कि बिज्जी के साथ मैंने काम किया। हाँ, और मेरा भी तकरीबन- सौभाग्य रहा है कि बिज्जी के साथ मैंने भी काम किया है। हाँ, तो 20 दिन बिताए मैंने बिज्जी के साथ। बड़े सरल और सहज व्यक्ति हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो मुझे पता है कि कैमरा मेरे पीछे लगा हुआ है, ओएस है, मेरा चेहरा नहीं आना है। और उनका एक 10-12 लाइनों का एक सेंटेंस था जो बहुत ही इमोशनल सेंटेंस था। उन्होंने परफॉर्म किया और उनका तो अदाकारी का कोई सवाल ही नहीं साहब। तो पहले ही शॉट में ओके था, लेकिन जैसे ही कट हुआ, सुरेखा सीकरी जी आई, मेरे को गले से लगाया, वाह क्या बात मुझे है, किस बहुत बढ़िया। किया, हाँ। और उदय प्रकाश जी को बोला कि उदय, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका भी क्लोज ले, मुझे पता है तू नहीं लगाएगा, लेकिन इस बच्चे ने इतने अच्छे एक्सप्रेशन दिए कि मेरे इमोशन बहुत अच्छे बिल्ड हुए। तो ये मेरे लिए देखिए रोंगटे खड़े हो हाँ, गए मेरे। बिल्कुल ये मेरे खड़े हो गए। तो उन्होंने जो ये- आपको हौसला अफजाई की, ये मेरे लिए किसी बहुत बड़े अवार्ड से कम नहीं था सर। बिल्कुल बिल्कुल। और उन 20 दिनों में ही मुझे उस यूनिट के साथ रहते हुए ये लगा कि यार फ्यूचर में यही लाइन मेरे भाग्य में है और मैं इसी पे काम करूंगा, और आज कर रहा हूं। नहीं, और आपने किया है। अरे अरे भागो ऐसे, भागो, साल का सबको पुलिस में बंद करवा दूंगा। हाँ, आराम से माई, आओ माई। जुग जुग जियो बेटा, हाँ जुग जुग जियो। तुम तो सपा खाने की दरोगा लगते हो। हाँ माई। मेरा झोला कैसा है? कौन झोला? बेटा, मेरा बेटा कल दोपहर में सोगरे खाते हुए ना वो छटपटा रहा था, तो कंपाउंडर ने इधर ही भेज दिया उसे। 100 रुपया मोटर का भाड़ा दिया मैंने। माई, यहाँ कितने लोग मोटर गाड़ी से आते हैं, मुझे नहीं पता तेरा झोला कौन है। तू यूं कर, यहाँ अंदर जाके नर्स बाई से पता कर ले, मैं चलता हूँ। हाँ भाई, जरा टिकट दिखा दे रहा। ये क्या किटकिट कर रहा है? हम अंग्रेजी नहीं समझे हैं। हाँ, गौरुंदा के गाडोलिया लोहार हैं हम। हाँ, समझा कुछ? अरे किट किट नहीं, टिकट दिखा, दिखा टिकट। गठरी में क्या तेरा? ये पोटली पे नजर ना रखना। हाँ, इसमें मैं अपने झोले के लिए सोगरे और गुड़ लेके जा रही हूँ। हाँ, वाह माई वाह, देखा उस्ताद, ये एक दिन जरूर मिनिस्टर बनेगी। टिकट लिया नहीं और सीधे ड्राइवर की सीट पर। कमाल है भाई। वीआईपी है वीआईपी, भाई से टिकट मांगेगा तेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ए भाई, ये सीट हरगिज मत खाली करना। ड्राइवर अगर होशियार है तो छत पे चढ़कर भी गाड़ी चला लेगा। अरे मैं सब जानती हूँ बेटा, तू मुझे क्या सीख दे रहा है? अरे जितना मैंने नमक खाया है उतना तूने आटा भी नहीं खाया होगा। हाँ, क्या बात करते हो भाई, तुम लोगों ने अभी तक जितना पानी नहीं पिया उतना माजी ने घी खा लिया, और घी खा लेने से अक्ल आती है। अब इतने सारे लोगों का मैं कैसे मुकाबला करूं? अरे भले आदमी, मैंने तो किसी से अपनी ठौर छोड़ने को नहीं कहा है। अरे अब इस बुढ़िया को तंग मत करो, मैं तुम्हारी माँ के बराबर हूँ, कुछ तो लिहाज करो मेरा। माँ सा लिहाज के लिए ही तो नौरे कर रहा हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो कभी का हाथ पकड़ के नीचे फेंक देता। हाँ, अरे माँ सा, ये सीट मेरी है, मेरी। हाँ, क्यों?
कोई राम जी का पट्टा लिखवा के लाया है इस कुर्सी का? यही जान लो। और इस आपके भाग्य ने देखिए कहाँ से कहाँ किन किन अभिनेताओं के दिल में आप उतरे हैं। हमारे साथ हैं बॉम्बे के मशहूर अभिनेता और जिन्होंने फिल्म गंगा जल में बहुत बड़ा नेगेटिव किरदार भी निभाया था और काफ़ी फिल्मों में निभाते हैं। यशपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं आपके छोटे भाई परमानंद साहब। तो जरा सा इनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। बहुत प्रतिभावान लोग हैं। मैंने कई फिल्में देखी पिछले 4 दिन में, जयपुर में भी और यहाँ भी। बहुत ही अच्छी राजस्थानी शॉर्ट फिल्में देखी हैं और बहुत कमाल का टैलेंट है। बेशक उसमें वॉशिंग मशीन फिल्म हो या कुर्बानी फिल्म हो परमानंद की या इसकी आनंद की, दोनों ने कमाल का काम किया। उसके अंदर एक्टर भी कमाल के हैं। बहुत ही बढ़िया एक माहौल है सिनेमा का। मुझे लगता है कि अगर इनको थोड़ा पैसा मिले, थोड़ा प्रोड्यूसर मिले, तो इनको भरोसा करें तो ये बहुत अच्छा सिनेमा बना सकते हैं जो कि पूरी दुनिया में छा सकती है। थैंक यू यशपाल जी। वाकई आपने राजस्थानी फिल्मों के हमारे ये जो दिग्गज हैं और राजस्थानी फिल्मों के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, और परमानंद जी भी उसमें एक शख्सियत है। तो आपने जो हौसला अफजाई की है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परमानंद जी, फिल्मों की बात चल रही है और आपने बहुत सी फिल्में भी की हैं, लेकिन किस किस भाषा में की है? और जैसा कि अभी यशपाल जी ने भी बताया कि राजस्थानी में भी आपका कंट्रीब्यूशन है, तो थोड़ा सा हमें इस सफ़र के बारे में बताइए। जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है आज की तारीख में। मैं आपको बताऊं कि आज राजस्थानी सिनेमा बहुत ही लोअर स्टेज पे है। कारण कि बहुत अच्छी और उम्दा फिल्में बन नहीं रही है। मेरा ये फॉर्चुनेट रहा है कि मैंने बहुत आर्टिस्टिक लेवल को लेके फिल्में की है, जिसमें लालजी कलंदर है, फीचर फिल्म, नमक फीचर फिल्म है, शॉर्ट फिल्म्स हैं, वॉशिंग मशीन है जो अभी बहुत ही देश विदेश में फेस्टिवल्स में नाम कमा रही है। बिल्कुल सुना है हमने जी। तो मेरा भी राजस्थानी सिनेमा को लेकर एक बहुत जज्बा है कि राजस्थानी सिनेमा किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से वो एक अपना जो पुराना स्वर्णिम काल था बाईचालीस आसरिया वाला, हाँ बिल्कुल, वो पुराना जो काल था वो जो भी स्टोरी है वो टाइप्ड हो चुकी है। तो जब तक हम नए में प्रवेश, बिल्कुल हम वही कोशिश कर रहे हैं कि आज की जनरेशन को, आज के समय को ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से राजस्थानी सिनेमा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जो अभी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो राजस्थानी शॉर्ट फिल्म्स में कर रहे हैं, ताकि हम अपनी काबिलियत लोगों को दिखा पाएं। कुछ प्रोड्यूसर्स हैं वो हम पे भरोसा करें और उस पर पैसा लगाएं, ताकि हमारा जो एक राजस्थानी सिनेमा में जो ठहराव आया हुआ है उसमें एक गति आए और अपने मंजिल को ले। वो क्या आप होमवर्क कर रहे हैं उसके लिए? उस ट्रैक पे क्या आपका एक जो है सफ़र, उस पर क्या काम कर रहे हैं? उस पर सर हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास बहुत ही सीमित संसाधन हैं, बहुत ही सीमित हमारी टीम, जुनूनी टीम है जो राजस्थानी सिनेमा को लेकर काम करना चाहती है। तो वो हम सब मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल हम शॉर्ट फिल्म्स बनाएं, छोटी फिल्म्स बनाएं, उनको देश विदेश के फेस्टिवल्स में भेजें, उनमें वहाँ उनका एप्रिशिएशन वगैरह हो, और ताकि हम अपना पोर्टफोलियो बनाएं। कारण ये है कि जब तक आपके ऊपर भरोसा कोई नहीं करेगा तब तक फिल्म बनेगी नहीं, और भरोसे के लिए हमें अपने आप को प्रूव करना है। तो हम डे बाय डे ये कोशिश कर रहे हैं। बड़ी स्क्रिप्ट भी हम लोग लिख रहे हैं, छोटी स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं किस सब्जेक्ट पे स्क्रिप्ट होनी चाहिए, इस माहौल को लेकर, आज के नए राजस्थानी सिनेमा को लेकर उस पे लगातार काम हो रहा है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन ये जो शॉर्ट फिल्म की आप बात कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म बहुत कम समय की होती है। मैक्सिमम कितनी होती है और मिनिमम कितनी होती है? देखिए, मिनिमम तो 1 मिनट की भी शॉर्ट फिल्म होती है, लेकिन 45 मिनट से कम की जो कैटेगरी है वो शॉर्ट फिल्म्स में आती है। शॉर्ट फिल्म की हम ये जानना चाहेंगे कि शॉर्ट फिल्म्स में आप बहुत बड़ी बात भी कहना चाहते हैं, लेकिन आपके पास समय कम है। जी,
आप उसमें स्टोरी भी डालेंगे, किरदार भी डालेंगे और अपने मैसेज को प्रभावी बनाने के लिए दृश्य भी डालेंगे। ये सब जो होता है, ये सब शॉर्ट फिल्म्स के लिए क्या विशेष तैयारी होती है और उसकी क्या तकनीकी पक्ष है? देखिए, तकनीकी पक्ष जो आपने जितनी भी चीज़ें कही वो सब इनकॉर्पोरेट होगी तभी एक पावरफुल शॉर्ट फिल्म बन पाएगी। कि हम कम समय में अपने सब्जेक्ट को कितना पावरफुल तरीके के साथ, अच्छे अभिनय के साथ, अच्छी लोकेशंस के साथ, अच्छे कॉस्ट्यूम्स के साथ, अच्छे टेक्निकल टीम के साथ बना पाए। क्योंकि हमारा फिल्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि अगर एक पक्ष भी कमजोर रहा तो वो फिल्म को असर डालता है। तो इसलिए हर पक्ष पे हमें ध्यान रखना होता है। जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद स्टोरी डेवलप करते हैं, स्टोरी के बाद हम स्क्रीन प्ले और डायलॉग डेवलप करते हैं, फिर हमारी कास्टिंग होती है, फिर हमारी लोकेशन होती है, फिर हमारी कॉस्ट्यूम होती है। तो बहुत सारी चीज़ों को अपने जहन में रखना होता है सर। तो उससे अब तक आपने जो काम किया उसमें आपको क्या सफलता कितनी मिल पाई है? जी, बहुत सफलता मिली है मुझे और अलग अलग जोनर की मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। कहीं पर मैंने अभिनेता के तौर पे काम किया है, कहीं मैंने प्रोड्यूसर भी काम किया है, कहीं मैंने डायरेक्शन में भी काम किया है। तो ये सब लगातार चल रहा है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हम लोग एक अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं और हमें लगता है कि फ्यूचर अच्छा है इनका। परमानंद जी, आपने कुछ एड्स की भी चर्चा की है कि मैंने कुछ एड फिल्मों में भी काम किया है, वो क्या उसका क्या अनुभव है? उसका तो बड़ा ज़बरदस्त अनुभव है सर। अगर हम प्रोडक्शन लेवल की बात करें तो जब हमने नाटकों में काम करना, काफ़ी नाटकों में काम कर लिया था, चिल्ड्रन वर्कशॉप ले रहे थे हम लोग। तो उस वक्त पेप्सी का एक ऐड आया था जिसमें अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर थे। वाह वाह। दिल की पतंग है, सपनों की डोर है। हाँ, हमने तो देखा है एड्स काफी। जी हाँ। तो उस यूनिट के साथ मैंने 7 दिन काम किया सर। उसमें आपने किरदार भी निभाया? नहीं, किरदार नहीं निभाया। उसके पीछे जितने भी बच्चे थे मेन लीड के बाद, वो सब हमारे वर्कशॉप के बच्चे थे। तो उनको लाना ले जाना, कोऑर्डिनेट करना, समय का करना, वजनदार काम नहीं सर, ये बहुत बड़ी ज्यादा स्कूलिंग है सर। स्कूलिंग है, बिल्कुल। जब हम किसी बड़े यूनिट में काम करते, किरदार भले ही छोटा हो, मैंने तिग्मांशु धूलिया के साथ 2 दिन काम किया, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि उनके काम के तरीके को, उनकी वो सारे सिस्टम को देखकर मैं क्या सीखा हूँ ये मैं जानता हूँ, और वही हम लोग कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि इस लाइन में हमारा कोई मेंटर नहीं है, कोई गुरु नहीं है। कर्ता उस्ताद की थ्योरी पर हम लोग काम कर रहे हैं और काम करते करते ही आगे बढ़ रहे हैं। उसी से परफेक्शन ज्यादा मिला है। जी हाँ। आपने अभिनय की इतनी विधाओं में काम किया, लेकिन एक विधा जो आपके साथ, आपके व्यक्तित्व के साथ बहुत शिद्दत के साथ जुड़ी हुई है, और उसके बारे में हमने आपके कई प्ले भी देखे हैं और बहुत सुना है उसके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, वो है लोक नाट्य परंपरा। और लोक नाट्य परंपरा का जो है अब दर्शकों में, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ कि उसके बारे में इतनी मालूमात नहीं है, और कुछ उसकी अप्रोच अभी कम है लोक नाटकों की। वो आप थोड़ा सा खुलासा करें कि आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया था कि मेरे रंग गुरु मदन मोहन जी माथुर रहे हैं, और उनका विशेष मतलब प्रेम जो रहा है वो हमारे राजस्थान की एक फोक थिएटर की एक फॉर्म है, कुचामणि ख्याल। तो उनके ऊपर उनका विशेष रिसर्च भी रहा है। मैंने देखे भी है वो। जी। तो अक्सर हम जब एमएम साहब के साथ बैठते थे तो वो फोक थिएटर की बात करते थे कि फोक थिएटर में क्या क्या होता है, कैसे होता है, और काफ़ी बार वो हमें फोक थिएटर दिखाने भी ले गए। तो और मज़े की बात ये है कि मैं और एक अजय करण जोशी हैं, उन्होंने उगमराज जी खिलाड़ी, जो बहुत बड़ा नाम है फोक थिएटर का, उनके शिष्य हैं बंशीलाल खिलाड़ी। तो उनके साथ एक प्ले में हमने मंच साझा भी किया है, और एमएम साहब ने ही हमको भेजा कि यार इन दोनों को थोड़ा तैयार करो। जी हाँ, टाउन हॉल में भी आपने वो प्ले किया था। जी हाँ। उसके बाद हमारे एकलव्य थिएटर सोसाइटी के ही भवानी सिंह जी चौहान अभिनेता निर्देशक रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे गुणीजन हैं, और उनका भी म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट रहा है।
तो एक प्ले था थैंक यू बाबा लोचन दास, अच्छा। जो कि लिखा हुआ नौटंकी शैली में था। अच्छा। पहली परफॉर्मेंस हमने जो की है वो हिंदी प्ले में की है, और लेकिन उसमें जो म्यूजिक का सारा पुट था वो कुचामणी ख्याल का था। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि शैली तो कुचामणी ख्याल की थी, जी हाँ। नौटंकी शैली थी, लेकिन उसका माध्यम हिंदी था, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, नौटंकी शैली में हिंदी में लिखा हुआ एक प्ले था, उसको हमने पहला शो हिंदी में किया। हिंदी में वो शो अच्छा गया तो MM साहब ने सर को कहा, भवानी सर को, कि यार तू क्यों नहीं इसको कुचामणी ख्याल में करता है। तब हमारे कुचामणी ख्याल के बहुत ही सिद्ध हस्त नगाड़ेबाज हैं नथुलाल जी, और उनको हमने 2 महीने यहाँ बुलाया। जाल जी जो थे हारमोनियम पे, उनको यहाँ बुलाया। बड़े गुणी कलाकार हैं। बिल्कुल। और हमारे शहर के ही रामदेव जी गौड़ हैं, उनका हमें सानिध्य मिला उस प्ले में, और हमने 2 महीने रिहर्सल करी है फोक थिएटर के ऊपर कि उनकी डांस किस तरीके से होते हैं। वो सारा गेय पद्धति में होता है, तो मैं चाहूंगा कि 2 लाइनें उनकी जरूर। वाह, मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देर मत कर कामणी, हिवड़े सुदूर मत जाए, निरखी जिण दिन सूथने, मारो मनड़ो घणो अकुड़ाए, मनड़ो घणो अकुड़ाए, चैन नहीं मारे बस में, सुध बुध लीन गवाए, अगन लागी मारे तन में, जे ना मिली तो जे ना मिली तो सुन ले, धिकार है इन उम्र ने, काई भी करनो पड़े, हासिल करनो है थने, जिन दिन सुतु आई है, बाण तू घणी भाई है, वारू था पर उमर, तड़पा मत यूं दिल भर, आरुत रंग ने लाई है, थारी बाकड़ली छवि भाई है। क्या बात है, वाकई ऐसा लगता है कि अभी हमने ये डायलॉग नहीं सुना है और एक शैली को नहीं सुना है, बल्कि ऐसा लगता है कि एक खुशबू यहाँ पे पसर गई है हमारी सौंधी माटी की, और आपने लोकनाट्य में इतना काम किया है। परमानंद जी, आपके जो हैं मैं एक अलग और सवाल आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी, ज़रूर ज़रूर। आप एक ऐसी दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हैं जिसे कैंसर नाम कहा जाता है, और उसके ऊपर कोविड का भी आपके ऊपर असर हुआ है, लेकिन उसके दौरान भी आपने अपनी कला को नहीं छोड़ा, आपने अपनी संस्कृति और ये जो आपका सफ़र है उसको नहीं छोड़ा। तो ये सब जो एक फियर होता है बीमारी का, कैंसर का, कोविड का, और ये सारे दोनों ही नाम ऐसे हैं कि हमारे दर्शक भी एक बार हिल जाएंगे, तो वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि कैसे आप, और उसके दौरान आपके हमने वीडियोस भी देखे हैं, आपने गाना भी गाया है और बहुत काम किया है। देखिए, कोविड ने तो सबकी कमर तोड़ी है। रही मेरे कैंसर की बात, तो कोविड और कैंसर दोनों ही एक साथ आए हैं। कैंसर का नाम इतना बड़ा है सर कि आदमी बहुत दब जाता है, डिप्रेस हो जाता है, सुनने वाला भी दब जाता है। तो जो झेल रहे हैं आप, तो क्या हालत होगी ये कोई भी समझ सकता है। तो उससे उबरने का एकमात्र साधन है कि देखिए, जो इलाज होगा, जो ट्रीटमेंट होगा, वो सब चलेगा। मेरे साथ वो सब हुआ। मेरी मल्टीपल सर्जरीज हुई, कीमोथेरेपीज हुई, रेडियोथेरेपी हुई, और अभी भी इलाज चल रहा है। लेकिन आपका पॉजिटिव एटीट्यूड वो आपको जीत दिलाता है। और मेरा ये फॉर्चुनेट रहा है कि मैं आर्ट फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने इस पूरे मेरे कोविड और कैंसर के काल में अपने आप को
किसी न किसी रूप में आर्ट से जोड़े रखा। इसी दरमियान मैंने कुछ पॉजिटिव, अपने मन में जो एक पॉजिटिवनेस आती है तो उसको लेकर कुछ कविताएं भी लिखी। कुछ मैंने पॉजिटिव गाने हैं वो भी बॉलीवुड के जो गाने हैं वो भी गाए, और कुछ किताबें पढ़ी, कुछ अपना स्क्रिप्टिंग पे काम किया, कॉन्सेप्ट पे काम किया, शॉर्ट फिल्म्स के ऊपर काम किया। तो ये सारी चीज़ें, ये कला ऐसा माध्यम है सर कि ये आपको उस चीज से उबार सकता है। तो परमानंद जी, आपने उस दौरान भी एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास बनाए रखा और इन गीतों को अपने अंदाज में इस तरह से गाया। चलो हमारे दर्शकों को भी दिखा देते हैं कि इस असाध्य रोग से जूझते हुए भी इनके अंदर का आत्मविश्वास कितना तैरता है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ये सफर बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। ना उदास हो मेरे हम सफर। ये सितम की रात है, ढलने को है अंधेरा गम का पिघलने को। ये सितम की रात है, ढलने को है अंधेरा गम का पिघलने को। जरा देर इसमें लगे अगर, जरा देर इसमें लगे अगर, ना उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। नहीं रहने वाली ये मुश्किलें के है अगले मोड़ पे मंजिलें। नहीं रहने वाली ये मुश्किलें के है अगले मोड़ पे मंजिलें। मेरी बात का तू यकीन कर, मेरी बात का तू यकीन कर। ना उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन, मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां, वो नहीं
नया आसमां। कभी ढूंढ लेगा ये कारवां वो नई ज़मीं नया आसमां, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, जिसे ढूंढती है तेरी नजर। ना उदास हो मेरे हमसफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर। ना उदास हो मेरे हमसफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर। ना उदास हो मेरे हमसफर। ना उदास हो मेरे हमसफर। वाह वाह, आनंद आ गया। और मैं सोचता हूँ कि आपने ये जो इससे जूझते हुए ये क्रिएटिव काम किया है, तो इससे जो इस तरह के रोग से जूझ रहे हैं, चाहे कोई भी असाध्य रोग हो, और वो लोग आज से आपको एक मेंटर मानेंगे और उनके लिए आप प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। जैसा कि कई ऐसे शोज होते हैं जो कई लोगों को ठीक करते हैं, ऐसा हम अक्सर सुनते भी हैं, देखते भी हैं। तो आज राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आपने ये जो बात हमारे दर्शकों को कही है, और बहुत सारे काम आपने किए हैं, तो लेकिन आपका एक कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि जिसमें आपके उस कंट्रीब्यूशन के लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया। और पुरस्कृत करने वाले जो आज कई हमारे विदेशों में जिनके नाम का, जिनके व्यक्तित्व का एक अलग शुमार होता है, और अगर एक बहुत बड़ी भारत की प्रतिष्ठित मैगजीन ने भारत के 50 खास लोगों को, खास व्यक्तित्व को चुना, उनमें से एक हैं हमारे जोधपुर के आदरणीय महाराजा अगत सिंह जी साहब। उन्होंने एक प्रोग्राम में आपके लिए क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। हाँ, एक बहुत भयंकर बीमारी कह सकूँ, डिफॉर्मिटी है, और जो आप फिल्म में देखी, फिल्म भी बहुत अच्छी बनी। मैं बधाई देना चाहूँगा जो डायरेक्टर है फिल्म रो, और सही ढंग से बनाई गई है। अच्छा, जो फैशन शो फिल्म दिखाई गई और अवार्ड सभा ने दिया, उन्होंने जो काम करियो है उन्हें भी एक बार फिर बधाई दूँ। मैं परमानंद जी ने भी बधाई दूँ जो अच्छी मूवी बनाई है, और सभी टाबरा ने बहुत बहुत बधाई। आदरणीय महाराजा साहब ने परमानंद जी के लिए इतने बेहतरीन शब्दों का उपयोग किया, और ये नेचुरली किसी का भी हौसला बढ़ाने के लिए ये ऐसे अल्फाज बहुत ही क्रिएटिविटी में काम करते हैं। ये जो आपको पुरस्कार अभी दिया गया, ये किस फिल्म के लिए था? देखिए सर, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एनजीओ है स्माइल ट्रेन करके। वो काम करता है कि बच्चों के कटे तालू और कटे होठ का मुफ्त में इलाज करता है। अच्छा। और ये एक बहुत बड़ी विकृति है। हाँ बिल्कुल। तो हमारे जोधपुर में भी 2 सेंटर ऐसे हैं जो कि ये काम करते हैं। तो ये काम करते हैं डॉक्टर सुशील नाहर, दोनों ही सेंटर्स में। सुशील नाहर के लिए पहले मैंने प्रोफेशनली डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो उनसे मेरा परिचय अच्छा था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि यार परमानंद जी, इस सब्जेक्ट के ऊपर एक एडल्ट लड़की है जो 19 साल की है, 19 साल उसने इस तकलीफ में निकाल दिए। उनके घर वालों को नहीं पता था कि ये इसका इलाज मुफ्त में हो सकता है। तो यार उसका अपने को डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो मैं यहाँ से सोजत में वो लड़की रहती है, उनके घर गया, उनसे मिला और उसके परिवार वालों से मिला, उनकी स्थिति को देखा, और फिर मैंने अपनी एक स्क्रिप्ट तैयार की। और उस फिल्म में मैंने पूरा उस लड़की के स्ट्रगल को, जीवन को, उसके माँ बाप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से उसका इलाज हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर तक हमने शूट किया। और
अब वो कैसी दिख रही है। तो ये हमने फिल्म बनाई थी एक 6 मिनट की, 7 मिनट की, तो बहुत ही इम्प्रेसिव फिल्म बनी। और इसी फिल्म के ऊपर मुझे राजस्थान फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला। बहुत बहुत बधाई आपको। और परमानंद जी, आपने इतना काम किया और इस रोग के बावजूद आप लगातार कर रहे हैं, और आपके चेहरे की स्माइल को देख के कोई सोच भी नहीं सकता कि आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है लोगों के लिए। लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ मैं दर्शकों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जीवन में कठिनाई कई तरीके की आ सकती है, फाइनेंशियल आ सकती है, सोशल आ सकती है, बीमारी की आ सकती है, लेकिन अपने आत्मविश्वास के साथ उस चीज़ से बाहर निकला जा सकता है। अपना आत्मविश्वास नहीं खोएं, अपने खुद पर भरोसा रखें। चीज़ें आज नहीं तो कल बदलेगी, मन में ये विश्वास रखें। आप अपनी मंजिल को अपने ज़रूर पाएंगे, सर्वाइवल ज़रूर कर पाएंगे। क्या बात है। और वाकई परमानंद जी का ये जो मैसेज है और अब तक का जो सफ़र हमने देखा है, अगर घड़ी इजाज़त नहीं दे रही है, नहीं तो ऐसा लगता है कि ये सफ़र ख़त्म ना हो। लेकिन आपका जितना भी अभिनय के क्षेत्र में हर विधा में पूरा का पूरा स्पर्श है, चाहे टेक्निकल हो या सेट हो, उसका मेकअप पक्ष हो, अभिनय, अभिनेता और लेखन के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी तरह आपका ये सफ़र जो चल रहा है, ये आपके संदेश में भी जाहिर है। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये अल्फाज इनके व्यक्तित्व पर उभरते हैं। तो मैं 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से परमानंद जी रामदेव का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि आपका ये सफ़र हमेशा हमेशा चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।